कि दीपेंद्र भी रोहतक से हार गया और हुड्डा साहब जो है वो सोनीपत से हार गए, तो उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक। जो आदमी पार्टी छोड़ के 10-10, 15-15 साल दूसरी पार्टी में रह के और सत्ता के मजे लेके वापस आए, उनको सीनियोरिटी जो है, जो पक्के वर्कर हैं उनके नीचे होनी चाहिए, उनसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष रहा हो, तो उनको किसी भी तरीके से सीनियर मान के फिर अपने सिर पे नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार के, तो अगर माफ कीजिएगा शायद कड़वी लगे बात, इस प्रकार के दर्जनों नेता हुड्डा साहब के खेमे में पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जिस आदमी का भरोसा ही नहीं है पार्टी में, सिर्फ टिकट में ही भरोसा है या सत्ता की मलाई खाने में ही भरोसा है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उससे पार्टी कमजोर होती है। कोई हुड्डा साहब के साथ है, कोई शैलजा जी के साथ है, कोई सुरजेवाला जी के साथ। प्राप्ति चीफ मिनिस्टर बनने का सबका दिल करता है जी, करना भी। और जिस दिन कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी फिर मोदी के पल्ले कुछ नहीं है जी। कांग्रेस को अगर कोई हराएगा तो कांग्रेस का जो बिखराव है ना, वही गड़बड़ करता है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन हो कि अपने देश के 700 नागरिक मरने पे भी उसको दुख ना होता हो, तो ऐसे देश का तो नाश होना ही होना है जी। तो सत्यानाश होने में अगर कमी है, अगर 2024 में जनता नहीं जागी और इस मोदी को नहीं भगाया, सत्यानाश हो जाएगा। तो हरियाणा की सियासत गर्मा चुकी है। अगर बात करें तो कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो तिगड़ी के एक अहम किरदार निभाते हैं शमशेर सिंह गोगी। तिगड़ी की मैं बात कर रहा हूं, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला की तिगड़ी के अहम भूमिका निभाने वाले शमशेर गोगी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और किस प्रकार से कांग्रेस हरियाणा के रण में अब की बार 2024 में कूदने वाली है। गोगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गोगी साहब, आप काफ़ी बेबाक नेता कहे जाते हैं, आपके अक्सर इंटरव्यू वायरल होते हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस की अगर रणनीति को लेकर, जहां हुड्डा साहब किरण चौधरी जी के गढ़ में रैली कर रहे हैं? देखो, ये तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। सभी नेता जो मिलजुल के एक दूसरे की मदद करेंगे तभी काम चलेगा जी। अगर अकेले अकेले चलेंगे तो काम थोड़ा दिक्कत में रहेगा जी। और अगर हुड्डा साहब वहां चले गए, अगर आपस में तालमेल करके। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से। आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद। हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल के जाए तो ज्यादा बढ़िया है जी। अगर अकेले अकेले किसी को, देखो सबको एक दूसरे को मिलके आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय जी। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ी जी, बिल्कुल, तो जीत मिली ना जी। और जिस दिन कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी फिर मोदी के पल्ले कुछ नहीं है जी। कांग्रेस को अगर कोई हराएगा तो कांग्रेस का जो बिखराव है ना, वही गड़बड़ करता है। नहीं तो कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। दीपक बाबरिया से आपकी मीटिंग रही, आपने भी बातचीत की, क्या कुछ वो अहम कड़ी देखने के लिए मिली कि किस चीज़ पर काम करना चाहिए कांग्रेस? नहीं, दीपक बाबरिया जी से मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मतलब बात भी सुनी और मैंने उनको यही कहा जी, भाई आपने एक बात कही है उस दिन, जिस दिन पहले दिन वो चंडीगढ़ आए थे, कि डिसिप्लिन रखा जाएगा जी। मगर ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप डिसिप्लिन रखोगे और सारे नेताओं को एक मंच पे ला दोगे तो फिर कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है जी। कांग्रेस को जीतने के लिए सिर्फ स्टेट नहीं चाहिए जी, पार्लियामेंट भी जीतनी है, क्योंकि मोदी जी को हटाना सबसे जरूरी है जी। ये देश भी तभी बचेगा, लोकतंत्र और संविधान भी तभी बचेगा जी। सियासी गलियारों में अक्सर चर्चाएं चलती है कि 2019 में ही कांग्रेस आ सकती थी, लेकिन अंदरूनी जो टिकट को बांटने को लेकर कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। नहीं, मैं मानता नहीं इस बात को। टिकट बंटवारे में 1, 2, 4 गलती हुई होगी जी। उस टाइम अगर जो सच्चाई में अगर कहूँ मैं, तो जो 10 सीटें पार्लियामेंट की कांग्रेस हार गई जी। और सबसे उसमें ये था कि दुर्भाग्यपूर्ण ये था
कि दपिंदर भी रोहतक से हार गया और हुड्डा साहब जो है वो सोनीपत से हार गए, तो उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक, मतलब प्रभाव गलत वो डिमोरलाइज हो जाता है जैसे आज। जी बिल्कुल। तो वो हमारा जो नेतृत्व था वो पूरी तरह डिमोरलाइज था, वरना उस टाइम जनता ने मन बना लिया था बीजेपी को पलटने का, और हमने इलेक्शन इस तरीके से लड़ा ही नहीं कि हम सरकार बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि उन नेताओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी जो तमाम पार्टियां बदल कर आ चुकी है, और जहां अब कांग्रेस की हवा दिख रही है तो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे वो टिकट को बांटने को लेकर हो, चाहे वो संगठन में पद देने की बात हो। देखो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो मान लो कार्यकर्ता जी दिन रात पार्टी के लिए काम करता है, मैंने बाबरिया जी को भी 2 सलाह दी थी, मैं आपके माध्यम से भी बता देता हूँ, मैंने वैसे पहले बता दी है बात। भाई एक तो किसी को भी अपने आगे वरासत करनी है, किसी बच्चे को टिकट दिलवानी है जी, तो पहले बाप रिटायर हो तब लड़के को टिकट दो जी, लड़के को दो, लड़की को दो, भतीजे को दो, जिसको दिलवाना चाहता है, अग्रज जो उत्तराधिकारी। दूसरी बात यह है कि जो आदमी पार्टी छोड़ के 10-10, 15-15 साल दूसरी पार्टी में रह के और सत्ता के मजे लेके वापस आए, उनको सीनियोरिटी जो है, जो पक्के वर्कर हैं उनके नीचे होनी चाहिए, उनसे ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष रहा हो। तो उनको किसी भी तरीके से सीनियर मान के फिर अपने सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। इस प्रकार के, तो अगर माफ़ कीजिएगा शायद कड़वी लगे बात, इस प्रकार के दर्जनों नेता हुड्डा साहब के खेमे में है। नहीं, बात हुड्डा साहब के खेमे के नहीं है, तो कांग्रेस में ना जी, हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, हम खेमे की बात ही नहीं करते जी। खेमे तो यहाँ जितने लीडर हैं उतने ही होंगे जी, खेमे की बात नहीं होती, हैं तो पार्टी में ना। जी बिल्कुल। पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं उनको भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जिस आदमी का भरोसा ही नहीं है पार्टी में, सिर्फ टिकट में ही भरोसा है या सत्ता की मलाई खाने में ही भरोसा है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उससे पार्टी कमजोर होती है। और अगर ऐसा डिसिप्लिन रख के, संयम रख के चलोगे तो पार्टी मजबूत होगी। एक और चर्चाएं चली हुई हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये तिगड़ी अब इकट्ठी होकर चुनाव लड़ने जा रही है तो कांग्रेस नहीं है ऐसा। देखो ये है मीडिया का प्रचार जी। जिस दिन बाबरिया जी आए सारे के सारे नेता एक मंच पे थे, बिल्कुल, और उसी माइक पे, एक ही माइक था जी, सब लोग उसी से बोले, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई लफ्ज कहा नहीं, सब ने एक दूसरे की तारीफ की और सब ने ये कहा कि सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे जी। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो भाई बहुत सारे साथी हैं, कोई हुड्डा साहब के साथ है, कोई शैलजा जी के साथ है, कोई सुरजेवाला जी के साथ है, तो उसमें क्या है कि जब वो बैठते हैं जो चर्चा करते हैं उसको मीडिया वाले उठा लेते हैं जी। चर्चा होना भावनात्मक तौर पे लोगों की एक दूसरे से बात होना वो एक अलग बात होती है जी। मतलब थोड़ा बहुत मनभेद हो सकता है जी, क्योंकि सत्ता प्राप्ति, चीफ मिनिस्टर बनने का सबका दिल करता है जी, करना भी चाहिए जी। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो फिर आप राजनीति में क्यों आओगे जी, क्यों दिन रात मतलब काम करोगे? होनी चाहिए, बनेगा तो एक ही। प्रदेश में बाढ़ के हालात है कई जिलों में, और अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी हो, जेजेपी बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो जनता से रूबरू हो रहे थे, तो थप्पड़ मारने की भी घटनाएं सामने आ रही है। गोला हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, ईश्वर विधायक जी को थप्पड़ मारा है एक महिला ने, क्या कुछ? देखो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, मेरे को पता नहीं पर्सनल तौर पे तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सब जगह गलतियाँ क्या है कि हम समय रहते नीति तो बना देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उसकी तैयारी नहीं होती जी। हमारे यहाँ भी बहुत सारा ऐसा काम है भाई, बहुत सारी ड्रेन, नहरें, उनकी सफाई के पैसे भी खा गए हों शायद, जांच का विषय है जी, लेकिन सफाई तो नहीं हुई जी। कभी कह देते जी मनरेगा में लग गए, मेरे ख्याल वहाँ भी काम नहीं होया। मैं एक ड्रेन है बांसा गांव में मैं गया था जी, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत दुखी हैं लोग, घर में जानवर खड़े करने की, खुद खाट बिछाने की जगह नहीं है बिना पानी की जी। तो इस तरीके से नुमाइंदों की, लेकिन प्रशासनिक जो अव्यवस्था है
उसका खमियाजा जो है वो जो प्रतिनिधि होते हैं ना पब्लिक के जी, उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो तो पब्लिक में गए, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे या इतने फ्रस्ट्रेशन में थे कि उन्होंने ऐसा किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा मतलब इसको राजनीतिक इशू नहीं है ये। इससे हमें अपने आप को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने काम को रिव्यू करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर हमारा जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम करे, समय रहते सफाई करवा दे, कुछ करवा दे, तो ऐसा देखो ये प्राकृतिक आपदा है जी। ये ना तो किसी प्रतिनिधि की वजह से आई है ना सरकार की वजह से आई है, लेकिन सरकार को पता है कि हर साल बारिश होती है, किस तरीके से तैयारी करनी है, और उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है और हर साल रहती है। क्या कुछ वो अस्त्र शस्त्र चलाने वाली है कांग्रेस जो 2024 के लिए कमर कस चुकी है और जीत के नारे भी लगते जा रहे हैं और तमाम नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार को लेकर? देखो, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रही है। ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इतने अहंकार में हैं कि उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को दुखी कर दिया, कर्मचारियों को दुखी कर दिया। आपके सामने सरपंचों का मसला ले लो, किसानों का मसला ले लो, 700 किसान मर गए तो मोदी जी ये कहते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। अच्छा, सुना ना आपने सतपाल मलिक जी का बयान? बिल्कुल। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन हो कि अपने देश के 700 नागरिक मरने पे भी उसको दुख ना होता हो, तो ऐसे देश का तो नाश होना ही होना है जी। तो सत्यानाश होने में अगर कमी है, अगर 2024 में जनता नहीं जागी और इस मोदी को नहीं भगाया तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ शमशेर गोगी जी, जो काफ़ी बेबाकी से कैमरे पर भी बोलते हुए नजर आते हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। और 2024 में क्या कुछ समीकरण रहेंगे ये वक्त के जहन में है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता कमर कस चुके हैं और वो रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि 2024 के रण में अब की बार कैसे विजय और फतेह हासिल की जाएगी। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।